देखो, लास्ट क्लास हम लोगों की जितनी हुई उसमें हम लोगों ने मेंडल के पर्सनल रिसर्च के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थे उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की। आज की क्लास में हम लोग एक मेंडल का बहुत ही फेमस एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में घुसने से पहले इस एक्सपेरिमेंट का जो एक एक शब्द है, इस एक एक शब्द का तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इस एक एक शब्द का मीनिंग पता रहेगा तो जब तुम्हें एमसीक्यू आएंगे तब तुम एमसीक्यू वाले सवाल जो है बहुत ही आसानी से इस टॉपिक में क्या कर पाओगे। अगर तुम्हें इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता रहेगा, ठीक है, तो तुम इनको कभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनते हैं क्या बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर सवाल में। देखो, मोनो ये जो वर्ड है, मोनो वर्ड का मतलब होता है अकेला। ठीक है, मोनो ये जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब होता है अकेला। जो चीज़ अकेली रहती है उस अकेली रहने वाली चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का मोनो कहते हैं। अभी जैसे तुम्हें ये तो पता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग आपके पी प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, आगे जाके आप मेंडल की रिसर्च को पी प्लांट्स के अलावा अलग अलग जगह पे और अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट राइट नाउ मेंडल की जितनी भी एंटायर रिसर्च है, इस पूरी रिसर्च को हम लोग किस में काम करेंगे? पी प्लांट में काम करेंगे। अब पी प्लांट के टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पी प्लांट के टोटल हमारे पास कितने? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मान के चलो आपके सामने 2 पी प्लांट है। अच्छा चलो पी प्लांट को छोड़ दो, मान लो आपके सामने 2 बंदे खड़े हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं ये लड़का खड़ा है और मान लेते हैं एक ये लड़का खड़ा है। अब आपको इनके फिजिकल अपीयरेंसेस को कंपेयर करना है। आपको इनके क्या करना है? आपको इनके जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि इन लोगों का जो फिनोटाइप है, उस फिनोटाइप के बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है ना? ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने क्या किया, ये बात की कि अरे यार देखो, ये जो आपका पर्सन नंबर 1 है ये टॉल है। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये पर्सन नंबर 1 जो है ये टॉल है। और मैंने ये कहा अरे यार ये जो आप लोगों का पर्सन नंबर 2 है ना, ये शॉर्ट है। ओके, फिर मान लेते हैं तुम में से किसी एक ने, लेट से सुप्रीत ने, ये कहा कि नहीं नहीं मैडम देखिए, ये जो पहला पर्सन है ना इसके चेहरे का कलर है वाइट और जो दूसरा पर्सन है इसके चेहरे का कलर है थोड़ा सा ब्लैक। फिर मान लेते हैं तुम में से तीसरे पर्सन ने कहा, अभय ने, मान के चलो कि अरे नहीं नहीं मैडम देखिए एक और चीज़, इसमें जो आँखों का कलर है पहले वाले पर्सन का वो ब्राउन है और जो दूसरे वाले पर्सन के आँखों का कलर कितना है? ब्लू है। हम तीनों लोगों ने उस पर्सन को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, हम तीनों लोगों ने क्या किया था? उस पर्सन को ऑब्जर्व किया था। जब हमने उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व किया तो मुझे एक बात बताओ, मैंने उसकी कौन से ट्रेट के बारे में बातचीत की? मैंने उसके हाइट वाले ट्रेट या मैं कहूँ उसके हाइट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, बराबर? अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब मैं सुप्रीत के पास गई तो सुप्रीत को भी पूरा का पूरा मौका मिला था, है ना? क्या देखने के लिए सुप्रीत को पूरा का पूरा मौका मिला था? उनके ऑब्जर्वेशंस करने के लिए। अच्छा, लेकिन इसमें सुप्रीत ने क्या ऑब्जर्व किया? सुप्रीत ने ये ऑब्जर्व किया उनका कलर एट अ टाइम। उसने हाइट की तरफ देखा ही नहीं, उसने कमेंट किया मैडम ये देखो इसका कलर ऐसा है, इसका कलर वैसा है। ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है। फिर ये मौका अभय को भी मिला। अभय ने क्या किया? अभय ने तो सीधा सीधा यार उनकी आँखों के कलर पे कमेंट कर दिया, आईज के कलर पे उनके क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। तो हम तीनों ने क्या किया है? क्या हम तीनों ने उनके फिनोटाइप्स की स्टडी की? तुम बोलोगे यस, हम तीनों लोगों ने एक एक करके उनके फिनोटाइप्स की स्टडी की। लेकिन दिक्कत क्या है बताओ?
दिक्कत ये है कि जब मैं इनके फिनोटाइप की स्टडी कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को देखा, उनकी हाइट। सुप्रीत ने जब स्टडी की तो उसने भी उनके सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई की, उनका कलर। जब अभय ने पढ़ाई की तो उसने भी उनके सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई की, और वो कौन है? उन लोगों का, आप लोगों का कौन सा? आप लोगों का आइस का कलर, है ना? बराबर। फिर बताओ। तो इसका मतलब मोनो का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी स्पीशीज़ के सिंगल कैरेक्टर को पढ़ते हो एक टाइम पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका सिंगल कैरेक्टर पढ़ा जा सकता है, ठीक है? अगर आप उसके सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हो एट अ टाइम, ठीक है, एक समय पे आप उसके सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हो, तो उसे कहते हैं मोनो। क्या ऐसा है क्या कि सिर्फ हाइट की स्टडी की जा सकती है, कलर की नहीं की जा सकती? नहीं मैडम, हाइट की भी स्टडी की जा सकती है, कलर की भी स्टडी की जा सकती है, बट मैंने एक समय पे एक ही स्टडी की। मैंने ये कहा आप लोगों का कि आप लोगों ने क्या कहते हैं, या तो हाइट पढ़ो, या तो आप क्या करो, या तो आप कलर के बारे में बात करो, है ना? बराबर। या तो हाइट पढ़ो या तो आप कलर के बारे में बात करो। तो ऐसे केस में मैं किसी एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रही हूँ। क्या इसका ये मतलब है कि मैं और कैरेक्टर्स की स्टडी नहीं कर सकती? बराबर नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी कैरेक्टर्स की स्टडी नहीं कर सकती। मैं बाकी कैरेक्टर्स की भी स्टडी कर सकती हूँ, बट मैंने किया एक का ही। एक बार में हमने किसकी स्टडी की? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की स्टडी की। तो ऐसे केस में उसको हम लोग कहते हैं मोनो। बट मान के चलो तुम में से कोई एक बंदा है, आदित्य मान लेते हैं, वो ये कहता है कि मैं ऐसी स्टडी करूँगा कि मैं हाइट के बारे में भी बातचीत करूँगा और उसी वक्त एट द सेम टाइम मैं उनके कलर्स के बारे में भी बातचीत करूँगा। मतलब मैं दोनों की स्टडी करूँगा एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं अभी अलग तभी अलग, ऐसा नहीं, एक बार में ही स्टडी करूँगा और दोनों की स्टडी एक साथ करूँगा। तो इसे कहते हैं डाई। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, उसके दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसे कहा जाता है डाई, है ना? और अगर आप उसके एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आप लोगों का क्या? मोनो। तो मोनो और डाई, ये जो आप लोगों के शब्द हैं, इन शब्दों का मीनिंग है क्या? कि मोनो मतलब एक कैरेक्टर की स्टडी करना और डाई मतलब दो कैरेक्टर की स्टडी करना एट द सेम टाइम। मैडम तीनों की भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते होगे, बट फिलहाल हमारा सिलेबस हमको मोनो और डाई सिर्फ इन दो वर्ड्स को ही क्या करता है? परमिट करता है। अच्छा, अब आगे वर्ड में आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज हाइब्रिड। अब मैडम ये हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या है? देखो, हाइब्रिड का सीधी भाषा में, सरल भाषा में अगर हम लोग मतलब ढूंढने की कोशिश करें तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि आप लोगों को मेल पेरेंट, ठीक है, ऑब्वियस है कि आप लोगों को मेल पेरेंट और आपके पास जो फीमेल पेरेंट है, ठीक है, उन मेल एंड फीमेल पेरेंट के जो सेक्स सेल्स हैं, आपको बेसिकली उन दोनों का आपस में क्या करवाना है? कॉम्बिनेशन करवाना है, ठीक है। मेल पेरेंट को फीमेल पेरेंट के सेक्स सेल्स के साथ क्या करवाना है? कंबाइन करवाना है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड करवाना, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड करवाना। जिसे मैं और आसान शब्दों में कह सकती हूँ एक तरीके से, चलो, रिप्रोडक्शन करवाना। इसे और भी आसान तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन करवाना। जैसे ह्यूमंस में भी होता है, मेल एंड फीमेल इन दोनों की वजह से रिप्रोडक्शन होता है, तो वैसे ही हाइब्रिड का मतलब क्या है कि आपके पास एक प्लांट सेल है, एक उसका मेल और एक है उसका फीमेल। तो मेल और फीमेल इन दोनों के सेक्सेस जब कंबाइन होंगे, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब अगर आप देखो रिप्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 10th में, तो आपको ये डेफिनेटली आराम से समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये किस तरीके से होता है। बट अगर मान के चलते आपने पढ़ा ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही मान लो नहीं अभी तक, तो या तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आएगा तब आपको बेटर तरीके से समझेगा कि क्यों
मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। एंड सबसे ज़रूरी, प्लांट्स के अंदर ये चीज़ होती कैसे है, राइट। अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार प्लांट्स के अंदर कैसे, बट प्लांट्स के अंदर भी ये पॉसिबल है। क्या प्रोसेस है, ये अलग से क्लास 10 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो वो हाइब्रिड मीन्स रिप्रोडक्शन। तो अभी हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर लेते हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी प्लांट के एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए फिर उन दोनों प्लांट्स का क्रॉस करवा रहे हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे मोनोहाइब्रिड। मान लेते हैं मुझे किसी प्लांट के फूल का कलर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे किसी प्लांट के फूल का जो कलर है वो क्या है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे केस में मैंने अभी वो दो प्लांट्स, एक प्लांट है रेड कलर का, एक प्लांट है वाइट कलर का, तो मुझको रेड भी नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे वाइट भी नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने काम किया कि चलो एक काम करते हैं, रेड और वाइट दोनों प्लांट्स को मिला देते हैं। तो ऐसे केस में उन दोनों के रिप्रोडक्शन के बाद जो नया प्लांट बनेगा, पहले तो उस नए प्लांट को आप बेबी प्लांट कह दो, ठीक है, लेकिन जब वो बेबी प्लांट बना तो उसको बनाने को लेकर आपने अपने दिमाग में क्या रखा कि मेरे को इनके कलर्स के रिस्पेक्ट में आपने सोचा। तो जब भी आप क्रॉस कराने से पहले, जब भी आप उनका रिप्रोडक्शन करवाने से पहले उनके किसके बारे में स्टडी करते हैं, उनके कोई भी एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, उनके किसी भी एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, और सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए आप उनका क्या कर देते हो, आप उनका क्रॉस करवा देते हो, तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड मतलब क्या, हाइब्रिड मतलब जो नया बच्चा बना, जो नया बेबी बना, क्योंकि उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, फीमेल पेरेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। हाइब्रिड मतलब मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होना। तो मोनोहाइब्रिड मतलब किसी एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मेल और फीमेल का क्रॉस करवाया गया, उनका रिप्रोडक्शन करवाया गया, उनकी मेटिंग करवाई गई, और बेबी जो बना उसके अंदर मेल और फीमेल के अब दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। ना वो कंप्लीटली मेल के सारे गैमेट्स लेकर है, ना तो कंप्लीटली वो फीमेल के जैसा है, वो मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो मेल और फीमेल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, बराबर वो मेल और फीमेल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बस इसी वजह से इस पूरी चीज़ को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर आप क्रॉस करवाते वक्त दो कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रख रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे कलर वाली भी चीज़ देखनी है और एट द सेम टाइम मैं हाइट वाली चीज़ को भी देखूंगा, तो ऐसे क्रॉस में जब आप पेरेंट के दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हो तो ऐसे क्रॉस को कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अभी हम लोगों का जो सिलेबस है, हम लोगों के सिलेबस में हम लोगों को दो ही क्रॉस पढ़ने हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। जब आप क्लास 10th में जाएंगे, जब आप क्लास 12th में जाएंगे, ये चैप्टर आपको रिपीट मिलेगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी मिलेंगे कि अरे देखो देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, फोन चेक करो, देखो देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो नहीं कर रहा, ये देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो नहीं कर रहा। बट अभी आपके क्लास 10th में एज सच कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ को पढ़ते हैं। तो देखो रिप्रोडक्शन करने के बाद मान लेते हैं आपके पास पेरेंट है, पेरेंट नंबर 1 और मान लेते हैं पेरेंट नंबर 2। इन दोनों की वजह से मान लेते हैं एक आप लोगों का न्यू प्लांट आया, तो उस न्यू प्लांट को या उस न्यू बेबी को या उस न्यू ऑर्गेनिज्म को हम लोग आपके जेनेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग, या फिर इसे कहा जाता है F1 जनरेशन, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग हमारे ख़ानदान की दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, चौथी जनरेशन है, 5th जनरेशन है, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही आप लोगों के पास यहाँ पर जब आप एक बार पेरेंट 1 और पेरेंट 2 का क्रॉस करवाते हो तो आप लोगों को जो बेबीज़ मिलते हैं उन्हें मेंडल ने क्या कहा, उन्हें क्या कहा, F1 जनरेशन का। अब देखो F1 जनरेशन से जो बेबी मिला, जो नया प्लांट मिला, अब उस नए प्लांट का मेंडल करेगा क्या। तो वो मेंडल ने क्या किया, वो जो न्यू प्लांट था ऐसे सेम टू सेम दो न्यू प्लांट्स उठाए, सेम टू सेम दो न्यू प्लांट्स। मतलब ऑब्वियस है कि एक बेबी थोड़ी ना हुआ होगा, प्लांट्स में तो कितने सारे हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, उन्हीं ढेर सारे न्यू बेबीज़ में से फिर से अगेन
2 न्यू प्लांट्स को उसने क्या कर लिया, सिलेक्ट किया। उन्हें फिर से बोला कि अच्छा चलो ठीक है, जो अभी F1 जनरेशन हुई है ना, उस F1 जनरेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, चूज़ F1 को उसने चूज़ किया। 2 F1 वाले लोगों को उसने क्या किया, चूज़। और जो अब F1 वाले लोग थे ना, मतलब जो पहले बेबीज़ थे, उन दोनों का अब उसने क्या कराया, आपस में क्रॉस करवाया। तो ऑब्वियस है कि अगर अभी उसने जब वापस से क्रॉस करवाया तो अगेन उसको फिर से सेकेंड टाइम क्या मिले, न्यू प्लांट्स मिले। तो अब जो इसको सेकेंड टाइम न्यू प्लांट्स मिले, इसे कहा जाता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में F2 जनरेशन। इसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, F2 जनरेशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, F2 जनरेशन। अगर मान के चलते हैं कि मेंडल ने F2 जनरेशन वाले लोगों को सिलेक्ट किया होता और F2 जनरेशन के जो बेबीज़ मिले होते, यानी कि सेकेंड टाइप के न्यू प्लांट और अगेन एक और सेकेंड टाइप का न्यू प्लांट, और मान के चलते हैं उसने सेकेंड टाइप के न्यू प्लांट को भी आपस में क्रॉस करवा दिया होता, तो फिर वहाँ से जो अगेन नए बेबीज़ मिलते, ये उसे हम लोग क्या कहते हैं, F3 जनरेशन। यानी कि ये करता क्या है, ये हर बार जो नए नए बेबीज़ होते हैं, उन नए नए बेबीज़ का ये आपस में ही क्रॉस करवाता जाता है और उनको ये जनरेशन कहते हैं। बट हमको अनलिमिटेड बहुत सारी जनरेशन तक पढ़ाई नहीं करनी है, हमको सिर्फ हमारे F2 जनरेशन तक की ही चीज़ों में क्या करनी है, स्टडी करनी है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए आप कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक उठा सकते हो, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक। मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग तो बता दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमें यहाँ से ड्रॉ करने हैं, जिसके लिए इसको एक एग्जाम्पल के वाया समझना पड़ेगा। तो लेट्स से आप लोगों के पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट में मान के चलते हैं पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। मान लेते हैं ये आपके पास दूसरा प्लांट है, इस प्लांट में मान लेते हैं येलो कलर्स के फ्लावर आते हैं। अब मैडम पर्पल ही क्यों, येलो ही क्यों, यार उस पर टेंशन ना लो, ठीक है, बस आते हैं, बात ख़त्म। हमने मेंडल में पढ़ा था ना, मेंडल का जो पी प्लांट होता है उसमें भी 2 टाइप के आपको कलर्स देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने में को मिलता है पर्पल कलर और एक आपको देखने में मिलता है वाइट कलर। मैंने वो याद करो पूरा का पूरा चार्ट दिखवाया था और उसमें तुम्हें बताया था कि अलग अलग कलर्स में या फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में कौन डोमिनेंट होता है, कौन रिसेसिव होता है, ये आपको याद करना है। तो फिलहाल अभी मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि भाई मान लो कि ये जो पिंक कलर का फ्लावर है, पिंक कलर का कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है। देखो, एक तो डोमिनेंट रहेगा ही रहेगा 101%, एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमेशा डोमिनेंट रहेगा। और मान के चलो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है, रेसेसिव। तो ऑब्वियस है कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को आप रिप्रेजेंट करोगे किसी ना किसी सिंबल से। तो हमने क्या पढ़ा था कि डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल सिंबल से इंडिकेट करते हैं और रेसेसिव को हमेशा स्मॉल वाले सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो कलर्स के लिए हम लोग आर शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हाइट वाले के लिए हम टी शब्द का प्रयोग करते हैं, कलर के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, आर। तो मान लो ये पिंक कलर का फ्लावर डोमिनेंट है और इसके अंदर जो इसके गैमेट्स हैं वो है कैपिटल आर, और येलो कलर का फ्लावर आना एक रेसेसिव कैरेक्टर है और इसका सिंबल है आपका स्मॉल आर, है ना, बराबर, ठीक है। अच्छा, ओके। तो ऐसे केस में अब उसने क्या किया, मेंडल जी ने क्या किया, इन दोनों प्लांट्स को उठाया, इन दोनों प्लांट्स का आपस में क्रॉस करवाया। मतलब उन्होंने इस प्लांट को मान लिया कि चलो ये मम्मी है और उन्होंने मान लिया कि ये वाला प्लांट क्या है, पप्पा है, और इन दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया। अब देखो, जो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो नया वाला बेबी बनेगा, उस नए वाले बेबी को पहले तो हम लोग F1 जनरेशन कहेंगे, है ना, बराबर। उस नए वाले बेबी को पहले तो हम F1 जनरेशन कहेंगे। और उस नए वाले बेबी के अंदर लेकिन गैमेट्स कौन से वाले होंगे? क्या उस नए वाले बेबी के अंदर कैपिटल आर होगा क्या? नहीं। क्या उस नए वाले बेबी के अंदर स्मॉल आर होगा क्या? नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, आप लोगों के मम्मी और पापा दोनों से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो जो मम्मी की तरफ से उस बेबी को कैपिटल आर मिल गया
और पापा की तरफ से उसको स्मॉल आर मिल गया। इसका मतलब उस बेबी के अंदर दोनों कैपिटल आर नहीं होंगे, मतलब 100% वो मम्मी के गैमेट्स लेकर आए ऐसा नहीं होगा, 100% उसके पापा के गैमेट्स उसको मिल जाए स्मॉल आर ऐसा भी नहीं होगा। एक मम्मी से मिलेगा और एक पापा से मिलेगा, बात खत्म। तो मम्मी ने उसको क्या दिया, कैपिटल आर, और पापा ने क्या दिया, स्मॉल आर। इसीलिए वो जो बेबी हुआ F1 जनरेशन का, उस F1 जनरेशन वाले बेबी के पास जो गैमेट्स हैं वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जो मैंडल थे उनको अच्छा नहीं लगा, अरे यार F1 जनरेशन तक मैं रुकूंगा नहीं, उनका मन नहीं था F1 जनरेशन तक रुकने का। अब उन्होंने सोचा कि यार कितने सारे पौधे हैं मेरे पास F1 जनरेशन के, चलो बैठे बैठे कुछ काम करते हैं। उन्होंने बोला कि जितने भी पौधे हैं F1 जनरेशन वाले, इन F1 जनरेशन के 2 पौधों को उठा के लाओ। ठीक है, मान लेते हैं मेंडल के बगीचे में 100 पौधे हैं, 100 के 100 पौधे F1 जनरेशन के हैं। तो मेंडल ने कहा कि कोई भी 2 पौधे उठा लो, क्योंकि सारे के सारे तो आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, सबके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर है। मैं गई, मैंने बोला लो सर आप पकड़ो आपके 2 पौधे ना। अब मेंडल ने क्या किया, नाउ 1 मिनट, अब मेंडल जी ने क्या किया, F1 जनरेशन में से 2 पौधों को उठाया और इन 2 पौधों को उठा के इनका आपस में ही क्रॉस कर दिया। मतलब जो आपके F1 जनरेशन का जो कैपिटल आर स्मॉल आर था, इसको बोला कि तुम अपने जैसे एक दूसरे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले के साथ क्या करो, क्रॉस करो। अब क्रॉस तो करेंगे, क्रॉस करने से ऑब्वियस है कि नए बेबीज तो बनेंगे ही बनेंगे। तो उन्होंने उस नए बेबीज़ को कहा F2 जनरेशन। लेकिन अब डाउट ये है कि मैडम अब जो नया बेबी बनेगा उस नए बेबी के अंदर क्या गैमेट्स होंगे। पहले इस चीज़ को आंसर करना बहुत ही आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि मम्मी आपको या तो कैपिटल आर दे सकती थी या तो आपको स्मॉल आर दे सकती थी, है ना। तो पापा आपको स्मॉल आर दे सकते थे, तो मम्मी ने कैपिटल आर दे दिया, पापा ने स्मॉल आर दे दिया। लेकिन अब यहाँ सोचो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मैं इसको मदर मान लूँ और अगर मैं इसको बाजू वाला पप्पा मान लूँ, तो आप सोचो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है कि मम्मी की तरफ से कैपिटल आर मिले और पापा की तरफ से भी कैपिटल आर मिले। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि मम्मी की तरफ से कैपिटल आर मिले लेकिन पापा की तरफ से स्मॉल आर मिले। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मम्मी की तरफ से स्मॉल आर मिले, पापा की तरफ से कैपिटल आर मिले। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मम्मी की तरफ से स्मॉल आर मिले और पापा की तरफ से भी स्मॉल आर मिले। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ इस बार ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, इस बार क्या हो गई हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, ज़्यादा हो गई हैं इस बार पॉसिबिलिटीज़। खैर हमें उससे क्या। तो इस बार देखो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है बच्चों की। इस बार टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ है। इसका मतलब F2 जनरेशन में 4 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। F1 जनरेशन में कैसे थे, हाँ ऐसा नहीं है कि एक आम का होगा एक केले का होगा, ऐसा नहीं है, होंगे सारे के सारे मटर के ही, बट उनमें उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो ट्रेट्स हैं वो आपको अलग दिखेंगे। जैसे कि जो पहला बच्चा हुआ वो कैपिटल आर है। कैपिटल आर का मतलब होता है पिंक कलर। मतलब जो पहला बच्चा होगा उसके फ्लावर्स कैसे होंगे, पिंक कलर के होंगे। दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये बात तो तुम जानते हो कि जो डोमिनेंट होता है वो जीतता है। डोमिनेंट कौन है, देखो हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लिया था। डोमिनेंट का मतलब होता है हम लोगों के क्वेश्चन में कैपिटल वाला, यानी कि पिंक वाला डोमिनेंट है। तो भले ही इस सेकंड वाले बेबी के पास, सेकंड वाले बच्चे के पास कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है, लेकिन स्मॉल आर का कोई मतलब ही नहीं यार। स्मॉल आर हमेशा डब्बू सामान दबा रह जाएगा, कैपिटल आर उसको अपने ऊपर क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि भक्त मैं अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करूँगा और मेरे फ्लावर का कलर क्या होगा, पिंक। अच्छा, अब आते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर में। अगेन यहाँ पे आप लोगों के पास 2 गैमेट्स हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपके पास कितने गैमेट्स हैं, 2 गैमेट्स हैं।
तो कलर कौन सा आएगा, स्मॉल आर वाले की वाला कलर आएगा कि कैपिटल आर वाले का कलर आएगा। तो जो डोमिनेंट होता है कलर उसका है, ठीक है, कलर उसका रहेगा बराबर। तो डोमिनेंट कौन है, कैपिटल आर का, ठीक है, डोमिनेंट कौन है, कैपिटल आर का। तो इसीलिए आपको कलर कौन सा दिखेगा, पिंक वाला कलर दिखेगा। अब बात आती है जब ऐसे बच्चे जिनमें दोनों ही स्मॉल आर है, तो यहाँ तो डोमिनेंट और रेसेसिव वाला लड़ाई झगड़ा ही नहीं है यार, दोनों ही सेम है। तो जब दोनों स्मॉल आर है, इसका मतलब जो बेबी होगा उस बेबी का कलर कैसा होगा, येलो होगा। तो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते वक्त मेंडल ने क्या देखा कि टोटल 4 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे इन 4 पॉसिबिलिटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। एक बार हम इनके फिनोटाइप की बात करेंगे और एक बार हम इनके जीनोटाइप की बात करेंगे। तो मुझे एक बात देख के बताओ कि जो 4 बच्चे हुए, चारों में से 3 बच्चे आपके पिंक कलर के हैं, फिनोटाइप की बात कर रहे हैं ना, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो 3 बच्चे पिंक कलर के हैं और एक बच्चा आपका येलो कलर का है। इसका मतलब 4 में से 3 बच्चे और दूसरा जो एक बच्चा है वो अलग होगा। 3 बच्चे एक जैसे दिखेंगे और एक बच्चा आपका अलग दिखेगा। तो इसका मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो सेकेंड जनरेशन होती है उनके फिनोटाइप के बीच का रेशियो क्या होता है, 3:1। मतलब हमेशा 4 में से 3 बच्चे सेम दिखेंगे, 75% बच्चे सेम होंगे और 25% बच्चे अलग होंगे, ठीक है। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूँ, जीनोटाइप मतलब इनके जीन्स पे फोकस करूँ, तो जीनोटाइप यहाँ पे देखो कौन कौन से प्रकार के हैं। एक जीनोटाइप है कैपिटल आर, एक जीनोटाइप है स्मॉल आर, और बाकी इन दोनों का जीनोटाइप तो खैर सेम ही है। कैपिटल आर स्मॉल आर लिखो या स्मॉल आर कैपिटल आर लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे टोटल 3 प्रकार के जीनोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। कैपिटल आर वाला एक है, स्मॉल आर वाला भी एक है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले टोटल आपके पास कितने हैं, 2। यानी कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें जो F2 जनरेशन होगी, उस F2 जनरेशन में 4 में से 2 बच्चे एक जैसे होंगे, एक बच्चा अलग होगा और एक और बच्चा अलग होगा। यानी कि 50% पॉपुलेशन के जीनोटाइप सेम रहेंगे और बाकी 25% पॉपुलेशन और बची हुई 25% पॉपुलेशन के जीनोटाइप अलग रहेंगे, ठीक है। बस यही मोनोहाइब्रिड का कंक्लूजन था। आपको मोनोहाइब्रिड का डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसका इलस्ट्रेशन पता होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, ठीक है बराबर। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है ये पता होना चाहिए। मैंने ये इलस्ट्रेशन कलर को लेकर समझाया, कल को कोई इसको हाइट को भी लेकर समझाता है तो भी रिजल्ट यही आएगा। हमेशा फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में 3:1 ही होगा, 3 बच्चे सेम रहेंगे, एक बच्चा अलग रहेगा। जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा 1:1:2 रहेगा, 2 बच्चों का जीनोटाइप सेम रहेगा, बाकी के 2 बच्चे अलग अलग टाइप के रहेंगे। आंसर यानी कि रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, मोनोहाइब्रिड के लिए। बाकी अब हम लोग कल की क्लास में किसके बारे में बात करेंगे, डाईहाइब्रिड। अब देखो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने एक नियम बनाया। नियम उन्होंने ये बनाया कि अगर किसी बच्चे के अंदर 2 अलग अलग गैमेट्स आ गए, मान लेते एक कैपिटल आर वाले आ गए, एक स्मॉल आर वाले आ गए, तो विक्ट्री किसकी होगी। तो मेंडल कहते हैं कि स्मॉल आर वाला कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि स्मॉल आर वाला तो बेचारा रेसेसिव है, जीत हमेशा कैपिटल की होगी, ऐसा मेंडल ने कहा। और ये लॉ काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस लॉ के भी एक्सेप्शन है जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। एक एक्सेप्शन है स्पेसिफिकली, उन्होंने कहा था कि ये एक फूल है जो कि आप लोगों का रेड कलर का है, ऐसा मेंडल ने कहा था कि ये फूल रेड कलर का है। मेंडल ने कहा था ये रेड वाला जो कलर है ये डोमिनेंट कलर होगा, और मेंडल ने कहा कि एक फूल है वाइट कलर का, वही सेम कैटेगरी का, ठीक है, और इसका ये वाइट कलर रेसेसिव है। अब मेंडल ने कहा कि मान लेते हैं एक बेबी हुआ, उस बेबी के अंदर डोमिनेंट भी है और उसके अंदर रेसेसिव भी है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेंट वाला जीतना चाहिए था। अगर डोमिनेंट वाला जीतना तो कलर आपका रेड आना चाहिए था, बट उस बेबी का जो फूल है उस बेबी फूल का कलर रेड नहीं आया।
तुम बोलोगे मैडम फिर वाइट आया होगा, वाइट भी नहीं आया, वहाँ पे उसका कलर आया पिंक। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि कुछ ऐसे केसेस एक्सेप्शन के हो सकते हैं जहाँ पे दो डिफरेंट गैमेट्स होने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि डोमिनेंट वाला ही जीतेगा, बट कुछ जगहों पे ये चीज़ फॉलो नहीं होती। अदरवाइज 99.9999% केसेस में दो डिफरेंट गैमेट्स अगर आपको दिख रहे हैं एक बेबी के अंदर, तो उसके अंदर जीत हमेशा किसकी होगी? डोमिनेंट वाले की। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और रेसेसिव कौन कौन से होते हैं। मैंने जो एंटायर पी प्लांट का जो चार्ट दिया था ना, उसमें याद करना पड़ेगा कि ये फलाने फलाने डोमिनेंट है, फलाने फलाने रेसेसिव है। ठीक है, चाहे कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक लेके क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड रिजल्ट हमेशा यही आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ रोकते हैं। कल की क्लास में डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले हम प्यूनेट स्क्वायर नामक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डाई हाइब्रिड को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।